हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो चलिए समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर समझिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं p बटा q के रूप में होती है उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ q के स्थान पर हम कभी भी जीरो को नहीं रख सकते। अगर हमने यहाँ पर q के स्थान पर जीरो को रख दिया तो ये सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत, और अनंत का कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए 3/4 ये एक परिमेय संख्या है। -5/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 ये भी एक परिमेय संख्या है और -7 भी। ये देखिए 2 और -7 दोनों परिमेय संख्याएं किस तरह से है। अगर हम इन दोनों के बटे में 1 कर दें तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 के बटे में 1 कर दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हम 2 को 1 से भाग करेंगे। ठीक है, जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 और 4 दोनों क्या है, पूर्णांक है। -5 और 2 ये भी पूर्णांक है। 2 और 1 ये भी पूर्णांक है और यहाँ पर -7 और बटे में 1 है। अब यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे बीच में 0 लिखा हुआ है और उसके राइट साइड में प्लस में संख्याएं हैं और लेफ्ट साइड में माइनस में संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है उन सभी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब समझिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं p बटा q के रूप में ना हो उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल को देखिए √5, √7, √3, पाई आदि। यहाँ पर जो अपरिमेय संख्याएं होती है ना वो रूट के अंदर लिखी हुई होती है। और यहाँ पर देखिए जैसे √4 लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम 4 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और 2 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। देखिए किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यहाँ पर देखिए किसी भी भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाए। जैसे यहाँ पर 210 एक भाज्य संख्या है। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और अगर हम इसको 7 से भी भाग करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 210 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, ये सभी के सभी गुणा के रूप में होंगे। ठीक है, अगर संख्याएं हम गुणा के रूप में लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड, जब हम अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और गुणनखंड होने का क्या मतलब है कि 210 जो संख्या है 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी और 3 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 5 से भी और 7 से भी। यानी जितने भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे उन सभी संख्याओं से वह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। गुणनखंड का यही मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। जो ये अंक है ना, ये सभी अभाज्य संख्याएं एक अद्वितीय होंगी, यानी कि अपने आप में सबसे अलग होगी। जो जो 210 संख्या के अभाज्य गुणनखंड है ना वो किसी और संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को बदल सकते हैं, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है। इसका क्या मतलब है? जो संख्याएं, जैसे एक संख्या ले ली हमने 210, ठीक है, दो संख्याओं से अधिक, दो संख्याओं से अधिक मतलब देखिए 210 2 से भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है, तो ये हो गई दो संख्या। और इससे भी अधिक, यानी कि दो से अधिक हो गई तीन, चार, चार संख्याएं हो गई ना, तो दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है, ठीक है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं के दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसमें एक भी शामिल है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं एक से और अपने आप से पूरी पूरी भाग हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे पाँच, पाँच एक से पूरी पूरी भाग हो जाएगी और अपने आप से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। एक और पाँच के अलावा पाँच जो संख्या है किसी और संख्या से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। जैसे सात, सात को हम एक से भाग कर सकते हैं तो पूरी पूरी भाग हो जाएगा, और सात को हम सात से ही भाग करेंगे यानी अपने आप से, तो सात जो है पूरा पूरा भाग हो जाएगा। भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कोई भाज्य संख्या 20 ले ली, अब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 5 1, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 20 जो है 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 5 से भी और 1 से भी, तो ये हो गए 2 से अधिक गुणनखंड। अब देखिए 16 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। यहाँ पर भी जो है 2 से अधिक, दो तो ये हो गए गुणनखंड, और उसके बाद देखिए 3 और गुणनखंड है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो हम इसको कहेंगे भाज्य। अब अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे 11 है। अब 19 को भी देखिए, 19 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 19 से भाग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य किस तरह से हो सकता है। जैसे कोई संख्या 10 है, अगर हम इसके गुणनखंड कर दें तो ये क्या आएगा? 2 गुना 5। अगर 100 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। अगर हम 1000 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3। ये हो जाएगा 5 की घात 3, क्योंकि 5 जो है गुणा में 3 बार लिखा हुआ है, तो 5 की घात 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो इकाई का अंक है वो है 0, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी कि इकाई का अंक शून्य कब होगा? जब हमारे पास गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 है, 2 और 5, यानी हमारा इकाई का अंक शून्य कब होगा? जब हमारे पास गुणनखंड में क्या होगा? 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ और गुणा एलसीएम ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमने दो संख्याएं कौन कौन सी ले ली? 25 और 30, दो संख्याएं हो गई। अब इनका गुणनफल करेंगे, यानी गुणा कर देंगे, 25 और 30 की गुणा करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है तो क्या आया? 750। अब हमें क्या करना है? 25 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ यानी कि मैच है और एलसीएम यानी कि लेस है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 25 के गुणनखंड कर देंगे और उसके बाद 30 के भी गुणनखंड कर देंगे। 25 के गुणनखंड आएंगे 5 गुना 5 और 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि मैसे। मैसे में क्या होता है? जो संख्या यहाँ पर गुणनखंडों में कॉमन होती है, यानी कि उभयनिष्ठ होती है, उसको हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इन दोनों गुणनखंडों में है, तो हम 5 को ले लेंगे। अब देखिए 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन हो, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 5।
अब हम एलसीएम को निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है सबसे पहले तो उसको ही लिखेंगे। तो 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 25 के गुणनखंडों में क्या बचा हुआ है उसको भी गुणा के रूप में लिखना है, और 30 के गुणनखंडों में क्या बचा हुआ है उसको भी गुणा के रूप में लिखना है, और उन सभी की गुणा कर देनी है। ऐसा करने से हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 कॉमन था तो हमने 5 को यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5, तो इसको भी गुणा में लिख दिया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2 गुणा 3, तो इनको भी हमने गुणा में लिख दिया। अब इनकी गुणा कर दी, ये हो जाएगा पंजे पंजे 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 तिया हो जाएगा 150। तो हमारा एचसीएफ 5 आया और एलसीएम आया 150। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं की हम गुणा कर देंगे, आपस में कर दी, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के भी आपस में गुणा कर देंगे। एचसीएफ हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 150। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 750 आएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी 750 ही आएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।